नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिनेमा की दुनिया और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं सिनेमा जगत की सभी छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ आपको बताते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के बारे में। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। अपने पर हंसकर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। पूरब न पश्चिम, हिंदू न मुस्लिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर राज कपूर जी की। देश राज कपूर जी की 100वीं जयंती का जश्न मना रहा है। जी हाँ, राज कपूर जी सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर नहीं थे, बल्कि उन्होंने निर्देशन में भी कमाल किया। उन्होंने ऐसी ऐसी शानदार फिल्में बनाई, उन्होंने समाज के उन चीज़ों को दिखाया, उन संघर्षों को दिखाया जिससे जनता ने अपना जुड़ाव महसूस किया। जी हाँ, ऐसे महान एक्टर को देश याद कर रहा है। मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरा नाम जोकर, संगम, अनाड़ी। जिस देश में गंगा बहती है जैसी कई हिट फिल्में देने वाले राज कपूर ने मात्र 10 साल की उम्र में फिल्म इनकलाब से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। राज कपूर का भारतीय सिनेमा में योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था। राज कपूर का सिनेमा में बचपन में ही प्रवेश हो गया था। 1935 में उन्होंने फिल्म इनकलाब में एक छोटे से रोल से अभिनय की शुरुआत की, लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने 1948 में फिल्म आग का निर्देशन किया। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन इसने एक नए निर्देशक का जन्म किया। उसके बाद आई फिल्म बरसात 1949 में हिट हुई और उन्होंने अपनी जगह बॉलीवुड में मजबूती से बना ली। राज कपूर की फिल्मों का एक खास अंदाज था। वो अपनी फिल्मों में आम आदमी की समस्या, उसकी मासूमियत और संघर्ष को दर्शाते थे। उनकी फिल्मों में दर्शाए गए किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आवारा हूँ, आवारा हूँ। 1951 में आई आवारा हो या 1955 में आई श्री 420 या फिर 1956 में आई जागते रहो, ये फिल्में एक उदाहरण हैं। राज कपूर का स्क्रीन पर जो किरदार था वो कुछ चार्ली चैपलिन से प्रेरित था। वो आम आदमी के संघर्ष को बड़ी ही मासूमियत से दर्शाते थे। राज कपूर का संवाद मेरा जूता है जापानी आज भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। राज कपूर का दर्शकों को अपनी फिल्मों से जोड़ने का तरीका काफी निराला था। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नया रंग दिया और नई दिशा भी दी। उन्होंने अपनी एक्टिंग और कला से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल की। राज कपूर को 1987 में हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश राज कपूर की 100वीं जयंती का जश्न मना रहा है। राज कपूर की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज कपूर की फिल्मों से अपने जुड़ाव को दर्शाया। राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कपूर परिवार ने कुछ यूं अपने विचार साझा किए। इतने कीमती वक्त में आपने सबको आज यहाँ निमंत्रित किया राज कपूर के बर्थडे 100वीं बर्थडे पे अवसर पे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। गाना जो है जो दुनिया को यूनाइट करता है, स्पेशली जो हिंदी गाने होते हैं, मतलब लोग गाते ही रहते हैं, शायद शब्द उनको समझ में ना आए। और ये मैंने काफ़ी देखा जब हम ट्रैवल करते हैं, खास करके ऑफ कोर्स विद राज कपूर सॉन्ग्स। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन सी फिल्में मचा रही हैं धमाल।
विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म जीरो से रीस्टार्ट रिलीज हो गई है और ये लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। फिल्म एक जबरदस्त सिनेमाई अनुभव लेकर आई है। अपनी अलग तरह की कहानी के साथ जीरो से रीस्टार्ट घटना से पहले की कहानी है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर गोवा में हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 12th फेल के बाद विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। कई ट्विस्ट, दिल को छू लेने वाली भावनाएं, कॉमेडी और मनोरंजक ड्रामे से भरपूर ये फिल्म एक शानदार सिनेमाई सफर पर ले जाती है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे बिंदु पर केंद्रित है जहां से हमने शुरुआत की थी। ये फिल्म दर्शकों को उनके बचपन के सपने को फिर से जीने के लिए प्रेरित करती है। ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई 12वीं फेल का प्रीक्वल है। फिल्म में विक्रांत मैसी, मेघा शंकर, अनंत जोशी और अंशुमान पुष्कर जैसे कलाकार हैं। तख्त बहुत बुरी चीज है। इंसानों को जानवर बना देती है, बेटे को बाप से और भाई को भाई से। करण जौहर के निर्देशन में बनी तख्त एक्शन ऐतिहासिक ड्रामा है। हमारे तख्त पे वही बैठेगा जो सबसे काबिल हो। लड़ने के लिए उन्हें ताकत तो पानी होगी। तख्त के दावेदारों को आपस में लड़ाओ और खुद राज करो। आजादी का इंतजार है यहाँ। मल्टी स्टारर इस फिल्म में करीना कपूर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, जानवी कपूर और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में हैं। उसे हम मरने नहीं दे सकते। जिंदा नहीं रखा, जिंदगी बर्बाद कर दी हम सबकी। मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। इस फिल्म में मुगल काल के इतिहास को दर्शाया गया है। फिल्म में जानवी कपूर औरंगजेब की प्रेमिका और नर्तकी बनी है। वहीं फिल्म में औरंगजेब का किरदार विकी कौशल निभा रहे हैं। वो भी तो बस एक आग मोहब्बत की। उस दिन हम हमेशा के लिए एक हो जाए। तख्त मुगल इतिहास के दो भाइयों की कहानी है। औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों शाहजहां के बेटे थे। दारा शिकोह बड़े और औरंगजेब छोटे। इन दोनों में शाहजहां की विरासत संभालने के लिए और मुगल तख्त के लिए जंग होती है। जंग का ऐलान कर दो। उस दिन अपनी बेरहमी पे सबसे ज्यादा वक्त खोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने दो सितारों को जो खोया था। तख्त की इस लड़ाई में जीता कौन, ये तो सब जानते हैं, लेकिन औरंगजेब की जीत तक की एक मुगल परिवार की लड़ाई की ये कहानी काफी दिलचस्प है। तमन्ना के लिए टूटे थे, शायद यही समझाने आए थे। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता। वो खुद अपने आप में एक धर्म है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मैं डिस्पैच बॉम्बे से बोल रहा हूँ। वो हमें बताया कि चोरी हुई है, उधर गार्ड भी मरा है मर्डर में। वो जो गार्ड मरा था वो तो एक्सीडेंटल मरा था। हमने प्रेस रिलीज भी किया था। आपको गलत स्टोरी मिली है जी। फिल्म डिस्पैच रिलीज हो चुकी है। फिल्म में मनोज बाजपेयी को जॉय बैग के रूप में दिखाया गया है, जो कि एक क्राइम जर्नलिस्ट है और 2G स्पेक्ट्रम समेत कई घोटालों को उजागर करने की कोशिश में मुश्किलों में फंस जाता है। काम क्या करते हैं जी? मैं जर्नलिस्ट हूँ डिस्पैच पे। GDR का क्या चक्कर है? अभी सारे ऑफिसेस में विजिलेंस वालों की रेड पड़ी। टीम पहुंचने से पहले ही सब जला दिया। जॉय को जल्दी ही एहसास होता है कि वो अपने सिर से ऊपर उठ सकता है जब वो शक्तिशाली लोगों के एक भ्रष्ट नेटवर्क का पर्दाफाश करता है, जो उसे चुप कराने की धमकी देते हैं। इन्विटेशन कार्ड डालना भूल गया था। क्राइम जर्नलिस्ट जॉय बैग एक भयावह घोटाले के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है। अनजाने में अपनी जान को गंभीर खतरे में डालता है। अज्ञात दुश्मनों से बढ़ती धमकियों के साथ उसे केस छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जॉय का ब्रेकिंग स्टोरी की तलाश एक खतरनाक खेल बन जाता है, लेकिन जैसे जैसे दांव बढ़ते जाते हैं, जॉय खुद को एक ऐसे तूफान में फंसा हुआ पाता है जिसकी उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी बात की थी। फिल्म स्टार सबकी दुकानें चलती हैं। GDR पर हाथ डाला। डिस्पैच जॉय के अशांत संघर्ष को दर्शाता है, क्योंकि वो मीडिया, भ्रष्टाचार, सत्ता की लड़ाई और व्यक्तिगत कठिनाइयों के जटिल समुद्र में घूमता है। क्या वो मुंबई के आपराधिक अंडरवर्ल्ड के काले रहस्यों को उजागर करेगा या सच्चाई पहले ही उसे नष्ट कर देगी? ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा।
इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म डिस्पैच एक क्राइम जर्नलिस्ट के जीवन को दर्शाती है, उसके संघर्षों को दर्शाती है। मनोज बाजपेयी क्राइम जर्नलिस्ट की भूमिका बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म के निर्देशक कनू बहल दिल्ली आए तो हमने उनसे खास बातचीत की। What? 48 घंटे के अंदर अपन ब्रेकिंग करेंगे। फिल्म आगरा और तितली को वैश्विक पटल पर विशेष पहचान दिलाने के बाद, उसकी अपार सफलता के बाद अब फिल्म मेकर कनू बहल लेकर आ रहे हैं फिल्म डिस्पैच। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए कनू बहल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी न्यूज में आपका। थैंक यू। क्या कहती है फिल्म डिस्पैच? जी, फिल्म जर्नलिस्टिक क्राइम जर्नलिज्म की दुनिया में सेट है और एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एक केस के पीछे भागना शुरू करता है। एक्चुअली जर्नलिज्म की दुनिया भी जो फिल्म दर्शाती है वो बदल रही है। अब प्रिंट से ज़्यादा डिजिटल की तरफ जा रही है। ये वो उस समय में सेट है फिल्म जब ये थोड़ा सा चेंज हो रहा था और एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर है जो थोड़ा डेस्परेट है, उसको एक स्टोरी ब्रेक करनी है और उस स्टोरी के पीछे भाग रहा है। और फिल्म कुछ ऐसा दर्शाती है कि भागते भागते कैसे वो अनजाने में एक और बहुत बड़ी चीज़ का पता चल जाता है और उसके पीछे चलते चलते कैसे वो अपनी पर्सनल ग्रीड या अपनी कुछ गलत आदतों की वजह से ऐसे लोगों के बीच में फंस जाता है, जो ऐसे दलदल में फंस जाता है जहाँ से वो निकल ही नहीं सकता और फिर आगे उसके साथ क्या होता है। ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं पर्दाफाश कर रही है 2G स्कैम का। किस प्रकार से एक पत्रकार को उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ उसके सामने प्रॉब्लम्स आई, उसको दर्शाती है। जी, एक्चुअली मेरे लिए फिल्में ज़्यादा इतनी प्लॉट के बारे में या कहानी के बारे में या कोई किसी सनसनी के बारे में नहीं होती हैं। ना तो तितली ऐसी थी, ना आगरा ऐसी थी और मुझे नहीं लगता डिस्पैच से भी लोगों को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी एक केस या किसी एक खुलासे से बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे लगता है ये है कि हमारे पास ये इस फिल्म के माध्यम से इस पूरी दुनिया को समझने का मौका है। क्राइम जर्नलिज्म की या जर्नलिज्म की या कॉरपोरेट क्राइम की या हमारे आसपास आज की तारीख में क्या हो रहा है और किस तरह से जर्नलिज्म की दुनिया बदल रही है। मेरे लिए फिल्म उस बारे में ज़्यादा है रादर देन स्कैम क्या है या प्लॉट क्या है या किसने क्या कर दिया। बिकॉज फ्रैंकली अब मुझे तो लगता है अब हम इस दुनिया में रहते हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही, कि किसने क्या किया, कहाँ किया, क्यों किया, वो पता भी नहीं चल सकता। लेकिन किसी मुद्दे को उठाना एक अच्छी बात है, क्योंकि फिल्में भी समाज का आईना होती हैं। जब वो किसी मुद्दे को उठाती हैं तो बहुत बारीकी से उठाती हैं और वो जनता तक पहुंचता है, समझ पाते हैं दर्शक भी उसे। जी, बिल्कुल। पर मुझे लगता है फिल्मों का काम होता है एक्चुअली आपसे एक बातचीत शुरू करना। मुझे नहीं लगता कि किसी भी फिल्म मेकर को, अब देखिए जैसे मैं 44 साल का हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो मुझे दुनिया के बारे में सब कुछ पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे फिल्म मेकर ज़्यादातर एक पेडेस्टल पे खड़े होकर बोलते हैं अब मैं सब समझता हूँ इस बारे में, आओ मैं आज तुम्हें एक फिल्म दिखाऊंगा जिसमें मैं सब बता दूंगा। तो मुझे ये लगता है कि मैं सब कैसे बता सकता हूँ जब मुझे खुद पता ही नहीं है। मैं भी जांच कर रहा हूँ या मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी। तो मुझे लगता है फिल्मों का काम ज़्यादा आपको बताने या स्पून फीड करने से बेटर ये है कि आपसे कुछ कहा जाए और फिल्म में इतनी जगह छोड़ दी जाए कि आप उस फिल्म के साथ इंटरैक्ट कर सकें और आप खुद उससे बात कर सकें। आप भी उसके ऑडियंस बन के ना रह जाए, पैसिव ऑडियंस बन के ना रह जाए, बल्कि आप एक इन्वॉल्व दर्शक हो जो उसके अंदर घुस के देखें कि क्या बोला जा रहा है और उसे खुद समझने की कोशिश करें। पत्रकारिता भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, अलग अलग फील्ड्स हैं और उसकी पत्रकारिता है, और बहुत सारे फील्ड्स इतने ज़्यादा पत्रकारिता में चैलेंजिंग हैं जिसमें पत्रकारों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप इस फिल्म के जरिए पत्रकारों के उस दर्द को, उन मुश्किलों को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं।
नहीं, वो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो पत्रकारों का बड़ा दर्द बताने की कोशिश करती हैं। वो मेरे हिसाब से वो फिल्में बन चुकी हैं। हर फिल्म में हम ये देखते हैं कि बेचारा एक पत्रकार हीरो सा, उसे कोई कहानी मिलती है और बोलता है आज तो मैं दिखा दूंगा, सब सच का पर्दाफाश कर दूंगा, और यू नो द जर्नलिस्ट इज ट्रीटेड लाइक अ हीरो। और एक्चुअली मैं और जब मेरी को राइटर ईशानी बैनर्जी, हम लोग ये फिल्म लिख रहे थे, हमको ये बात बहुत डिस्टर्ब करती थी कि भाई एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे हर पत्रकार भी इंसान ही होता है। पत्रकार तो बाद में होता है, पैदा थोड़ी ना पत्रकार बन के हुआ था। वो भी उन्हीं चीज़ों से जूझ रहा होता है जिन चीज़ों से एक आम आदमी जूझ रहा होता है, और उसके जीवन की उन परिस्थितियों पर अनफॉर्चुनेटली उतनी रोशनी नहीं डाली जाती है, क्योंकि हर आदमी फ्रेजाइल होता है, हर आदमी फॉलेबल होता है, हर आदमी गलतियां भी करता है अपनी लाइफ में। और हमारा ये हमारी ये कोशिश थी इस फिल्म के द्वारा कि हम वहाँ जाएं, एक क्राइम जर्नलिस्ट को सिर्फ क्राइम जर्नलिस्ट की तरह ना देख के वी सी हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, और उसकी लाइफ ओवरऑल, ना सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दोनों मिल के जुड़ के कैसे उसको बनाती हैं, और वो कैसे इस सिस्टम का हिस्सा है। और अगर आज इस सिस्टम में हमें कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है या वीकनेस दिख रही है, या कभी कभी ऐसे उठ के बोल देते हैं ना सिस्टम ही खराब है, तो सिस्टम तो इंडिविजुअल से ही बनता है। हर छोटा इंडिविजुअल मिला के पूरा बड़ा सिस्टम बनाता है। तो अगर आपको सिस्टम में कुछ क्रैक्स दिख रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ माइन्यूटेस्ट पोर्शन में लाई करती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस जर्नलिस्ट को भी देना चाह रहे थे, और उसके थ्रू इसको एग्जामिन करना चाह रहे थे कि अब तुम्हारे हाथ में ये थमा दिया, अब बताओ तुम इसके साथ क्या करोगे। तो इट्स अ वेरी ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, इट्स अ कैरेक्टर पीस, और उस कैरेक्टर के थ्रू हम इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने आप को सीमित रख रहे हैं कि एक स्कैम की बात कर ली या कोई खुलासे वाली फिल्म कर दी। द आइडिया इज टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, और बड़ी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं आउटसाइड ऑफ इवन क्राइम जर्नलिज्म, उसको भी समझने की कोशिश की जाए। आपकी दोनों फिल्में, पहले जो आगरा की बात की जाए या फिर तितली की बात की जाए, उन्होंने वैश्विक पटल पर एक विशेष पहचान बनाई और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इस फिल्म से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या सोचकर आपने ये फिल्म बनाई है? देखिए, उम्मीद तो यही है, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि हम अभी अपने जीवन में एक बहुत बड़े एक मोड़ पर खड़े हैं, ऐसा फीलिंग आता है। चीज़ें बदल रही हैं और बहुत जल्दी बदल रही हैं, और मुझे ये लगता है कि मेरी कोशिश ये थी कि इस दुनिया को एक्सप्लोर करके लोग उस फीलिंग को समझ पाएं, थोड़ा सा मुझे जो फील हो रहा है वो मैं ट्रांसफ़र कर पाऊँ वो फीलिंग लोगों में, और लोग भी शायद इस बारे में सोचें कि इस दुनिया में या लार्जर दुनिया में हमारे आसपास क्या हो रहा है, और उसको हमें कैसे समझने की कोशिश करनी चाहिए नुएंस्ड वे में। सिर्फ एक साइड पे खड़े होके नहीं, या तो ये सच है या वो सच है, या तो तुम सही हो या मैं सही हूँ, ऐसा नहीं है। और हमारा कल्चर ऐसा कभी रहा भी नहीं है। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा नुएंस्ड कल्चर्स में से हमेशा रहे हैं, जहाँ हम इसकी बात भी सुन लेते हैं, उसकी बात भी सुन लेते हैं, और दोनों की अच्छाई बुराई भी समझ लेते हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा एक फ्रेश न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। तो इस फिल्म के थ्रू मैं वो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था कि आप इस फिल्म को देख के खुद अपना मन बनाइए कि आप आज किस दुनिया में जी रहे हैं। फिल्म के कुछ अच्छे पहलू जानना चाहें, जब आप लोग शूटिंग कर रहे हों उस समय बैकड्रॉप में क्या कुछ ऐसे इंसिडेंट जिन्होंने आपको बहुत हंसाया हो, कुछ अच्छे लम्हे? मेरी फिल्में ज़्यादातर मुश्किल ही होती हैं, बड़े कम अच्छे सुखी लम्हे होते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा जुझारू आदमी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे 40-42 दिन मिले हैं एक फिल्म शूट करने के लिए, तो मैं खुश बाद में बोलूँगा अभी काम कर लेते हैं सब लोग। तो ज़्यादातर माहौल ऐसा ही होता है, बट उसके अंदर हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। तो हर दिन देखिए, आर्टिस्ट के लिए, क्रिएटिव आदमी के लिए खुशी सबसे ज़्यादा क्या होती है कि सीन अच्छा हो गया, आज जो करने निकले थे वो मिल गया। तो वैसी खुशियाँ रोज़ हम ढूंढते रहते हैं, और वैसे कुछ पल थे फिल्म के शूट के दौरान भी, जब पूरा दिन शूट करके एक सीन देखा उसे बाद में, और लगा कि हाँ, आज जो ढूंढने निकले थे वो मिल गया। कुछ परेशानियाँ जो आई हो? बिल्कुल, हम लोग ने शूट ही शुरू किया था सेकेंड वेव कोविड में। तो हम लोगों का एक्चुअली
1 गो का शेड्यूल था, हम एक साथ कुछ 45 दिन में फिल्म ख़त्म करने वाले थे, बट 20 आई थिंक 21वें दिन पे पहले मनोज को कोविड हुआ, फिर मुझे कोविड हुआ और पूरा स्केड्यूल ही वहाँ से टॉस पे चला गया। तो वो बहुत एक मुश्किल पीरियड रहा जब हम सब उससे डील कर रहे थे। शूट काफ़ी पुश हो गया, तो एक्चुअली फिल्म को शूट होते होते थोड़ा ज़्यादा समय लग गया जितना हमने सोचा था। आपका दूरदर्शन से काफ़ी जुड़ाव रहा है और काफ़ी समय आपने दूरदर्शन में बिताया है, किस तरह का कनेक्शन है और आज जब आप यहाँ आए हैं तो कैसा लग रहा है? देखिए, दूरदर्शन आना मेरे लिए ऑलमोस्ट घर आने के बराबर है, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में, इस रोड पे मंडी हाउस, क्योंकि यहीं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, मेरे फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में थे, मैं बचपन में यहीं मंडी हाउस के पीछे रहता था रेलवे कॉलोनी में, तो मैंने अपने बचपन का बहुत सारा हिस्सा इन्हीं चौराहों पे बिताया है। और मैं 12-13 साल का था तब से मैं इस बिल्डिंग में, दूरदर्शन की बिल्डिंग में आता था अपने फादर के साथ, बिकॉज मेरे फादर साहब और मेरी मदर ने बहुत काम किया है दूरदर्शन के साथ, काफ़ी सारे ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स मल्टीपल उन्होंने कमीशन प्रोजेक्ट्स किए थे। तो मेरे लिए तो ये ऑलमोस्ट घर जैसा माहौल फील होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए, और उम्मीद है आपकी ये फिल्म भी दर्शकों को उतना ही पसंद आएगी जिस तरह से पहले प्यार मिला था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं नई दिल्ली में आयोजित हुआ है कोरियाई फिल्म फेस्टिवल में। जी हाँ, इसका सफल आयोजन हुआ, ये इसका 3रा संस्करण था और इस संस्करण का मकसद था कोरियाई फिल्मों के लिए भारत में एक मंच तैयार करना, और बड़ी संख्या में लोग कोरियाई फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों को देखने के लिए जुटे। भारत में कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र द्वारा नई दिल्ली कोरियाई फिल्म फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। कोरियाई फिल्म फेस्टिवल सक्रिय जुड़ाव और सार्थक संवाद के माध्यम से कोरियाई सिनेमा की समृद्धि और भारतीय दर्शकों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता का जश्न मनाता है। 3 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन के कार्यक्रम में यूक सांग हो की नवीनतम फिल्म अवर सीजन पूरी तरह से भरे सभागार में प्रदर्शित की गई। 진주야. 좀. 먹고. 귀신이세요. 따님은 어머님을 보거나 목소리를 들을 수 없고요. फिल्म में बोकजा अपनी बेटी जिंजू से मिलने जाती है। अपनी बेटी को फिर से देखने की संभावना को लेकर बोकजा उत्साहित है, लेकिन उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि जिंजू ने UCLA में प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी है और एक रेस्तरां खोलने के लिए ग्रामीण इलाकों में बस गई है। जिंजू की सबसे अच्छी दोस्त मी जिन के साथ मिलकर जिंजू अपनी मां के नुस्खों को पुनर्जीवित करने की कोशिश करती है। वो अपने खालीपन को भरने के तरीके खोजती है। उनके रिश्तों की जटिलताएं, उनके बीच की गलतफहमियां, जिनमें से कोई भी एक दूसरे को सही मायने में नहीं समझता, ये एक ऐसा पहलू है जिससे दर्शक खुद को फिल्म से जोड़ पाते हैं। 좋은 것만 기억하고 사는 게 부모 아이가. 맛있다. 내가 진짜 해보고 싶었던 거야. Namaste. Korean Culture Center India is proud to present New Delhi Korea Film Festival. This is Delhi NCR's only Korean film festival designed to fulfill India audience diverse taste. We, Korea Culture Center India, will continue our efforts to create a cultural platform and meaningful dialogue for Indian audience to enjoy Korean films easily like K-pop and K-dramas. Please stand. What a beautiful family. कोरियाई फिल्म महोत्सव के शेष 2 दिनों में मिनारी 2020 दिखाई गई। An essential portrait of the American family. Lovely, moving, and downright revelatory. This is the movie we need right now. Minari is wonderful. See it, you'll love it. The minute I saw you, I knew we were going to be friends. Minari. 영장 집행 들어갑니다. Please, show me your hands. Hey, what are you doing here? What the hell are you doing here?
साथ ही कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट 2 इंटरनेशनल 2022 का भी प्रदर्शन हुआ। मनोरंजक रहस्य नाटक एक्सुमा की स्क्रीनिंग ने भी दर्शकों को खूब लुभाया। मिनारी एक ऐसे कोरियाई मूल के परिवार की कहानी है जो अमेरिकी सपने का पीछा करते हुए 1970-80 के दशक में किसी समय अमेरिका आया था। पति और पत्नी पाते हैं कि वे इस सपने की रूपरेखा और रास्ते और क्या त्याग करना है और क्या सहना है, इस पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट 2 में उत्तर कोरियाई आतंकवादी संगठन के नेता जंग म्योन जून को पकड़ लिया जाता है और उसे प्योंगयांग स्थानांतरित किया जाने वाला होता है, लेकिन FBI अधिकारियों पर उत्तर कोरियाई गैंगस्टर हमला कर देते हैं और म्योन जून भाग जाता है। फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और दमदार एक्शन भी देखने को मिलता है। महोत्सव की सूची दिल्ली निवासियों के बीच किए गए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि फिल्में स्थानीय दर्शकों को पसंद आए और साथ ही कोरिया की अनूठी भावनाओं और कथाओं की भी झलक मिले। शब्दों से परे कोरियाई फिल्मों और भारतीय दर्शकों के बीच एक पुल का निर्माण करना है। इसी के साथ सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और सिनेमा जगत की ताज़ा अपडेट को लेकर। तब तक के लिए सिनेमा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।